दोस्तों नमस्कार, मैं नेत्राम आपको इतिहास विषय के 1000 MCQ क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आया हूँ। जो हमारी आज ये पहली क्लास है जिसमें 40 प्रश्न होंगे। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने ये प्रश्न बार बार देखे होंगे, पढ़े होंगे और उन प्रश्नों से संबंधित मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगा काफ़ी सारा नॉलेज आपको दूँगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा और वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं विथ क्वेश्चन और आंसर के साथ में। हमारा YouTube चैनल है NR करंट GK क्लासेज के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हम बढ़ते हैं। जो इस श्रृंखला का पहला प्रश्न होगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है, कई एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न डाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं में, विशेषकर रेलवे और इसके अलावा जो एग्ज़ाम होती हैं जैसे बैंक है और पटवारी है, कांस्टेबल है, इन परीक्षाओं में विशेषकर ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। छोटे प्रश्न हैं। हम यहाँ पर जो श्रृंखला लेके चले हैं वो निम्न लेवल से उच्च लेवल तक लेके जाएंगे, उसको निम्न लेवल से उच्च लेवल तक लेके जाएंगे। ये आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट डाले हैं, छोटे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों से संबंधित मैं जानकारी आपको दूंगा। जो ऑप्शन 4 हैं उन चारों ऑप्शनों से भी संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। हम बढ़ते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनमाली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो नामक शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर दिया हुआ है उसका सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है उसको मृतकों का टीला उसका अर्थ होता है। मृतकों का टीला अर्थ उसका होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसका सही है, सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है। यह सिंध प्रांत जो अभी क्या है पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की अगर खोज की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर मैं बार बार आपको निकाल के दूंगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 मानव द्वारा निम्न में से सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी? मानव द्वारा निम्न में से सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है तांबा, चांदी, कांसा और पीतल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है तांबा। मानव द्वारा निम्न में से सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग किया गया। मानव द्वारा प्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि करीब 5000 BC है। अर्थात हम 5000 BC को बोल सकते हैं, नवपाषाण काल तक की है। वैसे विश्व परिदृश्य में दृष्टिपात करें तो तांबे का उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8787 BC है। यहाँ पर प्रश्न था मानव द्वारा निम्न में से सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो तांबे धातु का उपयोग किया गया और ये जिसकी आरंभिक तिथि मानी जाती है 5000 BC इसकी आरंभिक तिथि मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसको अनाज संग्रह करने का स्थान कहा जाता है कहाँ मिला है? ऑप्शन है
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा। हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय इमारत जो स्मारक विशाल कोठार स्मारक जो बृहदीस्नागार भी यहाँ पर मिला है। इसमें दोस्तों प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसको अनाज संग्रह करने का स्थान कहा जाता है कहाँ मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर एक जो भवन मिला है उस भवन में जो पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट उसकी जो लंबाई 45.7 टू 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे जो मार्टिमर हीलर है उसने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के करीब 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। प्रश्न को दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज ग्रहण करने का जो स्थान है कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। अगर उस भवन की बात करें तो उसकी ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 45.72 मीटर है और उत्तर से दक्षिण 22.86 उसकी चौड़ाई है। व्हीलर ने इसे अन्नागार बताया है जिसमें 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। सिंधु सभ्यता का बृहदीस्नागार किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है। विशाल कोठार और विशाल स्नागार या स्नानघर, बृहद स्नानघर ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। अगर इस इमारत की बात करें या इस स्मारक की बात करें तो ये करीब 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन है जो बृहद स्नान घर है। ये मोहनजोदड़ो में मिला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल, हड़प्पा, रोपड़ और बनवाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के, अगर लोथल की बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नामक नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। क्या? लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ? गुजरात में, और गुजरात में भी अहमदाबाद ज़िले में। इसके पूर्वी भाग में एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसके ईस्ट भाग में, पूर्वी भाग में बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज की बात करें तो S.R. राव द्वारा की गई। इसकी खोज S.R. राव द्वारा खोज की गई। लोथल जो स्थान है इसकी खोज S.R. राव द्वारा की गई। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में और भोगवा नदी के किनारे ये पत्तन नगर लोथल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई है। इसकी
जो रचना है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई है। बाद में उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे जो वेद आए हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आए हैं, उनकी रचना बाद में हुई है। सबसे प्राचीन का वेद किसको माना गया है? ऋग्वेद को माना गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 संगीत से संबंधित वेद है। यहाँ पर जो चार वेद थे उनमें एक वेद ऐसा है जो संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सामवेद संगीत, सामवेद संगीत, ऐसे आप याद रख सकते हो, दोनों में से आ रहे हैं। तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो सामवेद है उसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जादू टोने से संबंधित जानकारी हमको अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद में जन साधन के लिए जो रीति रिवाज हैं, जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और जो जादू टोने से संबंधित जो वेद है अथर्ववेद है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 प्राचीन हिंदू विधि लेखक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मनु को प्राचीन हिंदू विधि लेखक कहा जाता है। जिनकी कुछ कृति हैं, जैसे मनु स्मृति हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। जो मनु स्मृति ये हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। अगर मनु स्मृति की बात करें, जैसे प्रश्न आ जाए मनु स्मृति किसकी कृति है, तो ये मनु की है, मनु द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर अगला, हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ, नयन, चंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर और कंबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है विज्ञानेश्वर द्वारा पुस्तक मिताक्षरा लिखी गई है। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। हिंदू विधि पर यह पुस्तक है। यह याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका अपार्क में भी लिखा था। आप यहाँ इसको ध्यान रखिए, केवल मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है, ये सीधा सीधा प्रश्न आता है। हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा रचित है? तो ये विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो ऑप्शन चैत्र, वैशाख, मास, कार्तिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शक पंचांग का जो प्रथम मास होता है वो चैत्र होता है। इसके बाद क्रम से बहुत सारे जो हिंदी हम जानते भी नहीं है, हिंदी महीने हैं, तो मैं उनको आपको एक बार बता देता हूँ। उसके बाद जैसे बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये महीने आते हैं। तो प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र महीना प्रथम महीना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर अगला 13 गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और पुराण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन है 14, 18, 22 और 24। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता जो हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। जो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इनकी कुल संख्या 18 है। कुछ पुराणों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। ये ऐसे करके 18 पुराण हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी होगी? 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध के बारे में आया है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो हमको जगह का नाम बताना है। बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और वैशाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। दोबारा से सुनिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ। और जो गौतम बुद्ध हैं शाक्य क्षत्रिय कुल के हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ है। और प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ। अगर हम लुम्बिनी की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? अभी जन्म के बारे में बात की थी, अभी मृत्यु के बारे में। ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर और पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। कुशीनगर की बात करें तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म में इनकी जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से ये बनता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है तो महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, प्रयाग और पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बोधगया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बोधगया। बोधगया में उनको बोध हुआ। बोध का मतलब ज्ञान हुआ। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा था महापरिनिर्वाण, तो मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। और उनके गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। इसके पश्चात बोधगया जो है बिहार में। बोधगया कहाँ है? बिहार में निरंजना नदी के अभी उसको आधुनिक जो नाम बोलते हैं फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि लगाई थी। और 8वें दिन वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाद में गौतम बुद्ध तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर प्रश्न था गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में हुआ। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में बिहार में, और बिहार में निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति इसका सही आंसर है। बुद्ध शब्द का अर्थ जारित या ज्ञान संपन्न होता है। बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान संपन्न इसका अर्थ होता है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बुद्ध कहलाए गए थे। गौतम जो थे ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहलाए गए थे। ये ज्ञान उनको कहाँ मिला था? पीछे हमने पढ़ा था, बोध गया बिहार में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कई बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, विशेषकर रेलवे में ये प्रश्न बहुत ही बार आया हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है बोध गया, सांची, सारनाथ और कुशीनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सारनाथ इसका सही आंसर है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सारनाथ में उरुवेला में उनके साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मणियों तपस्वियों जैसे कौंडिन्य, उनके कुछ नाम थे, को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। जैसे जो 5 तपस्वी थे उनके नाम मैं वो आपको बता देता हूँ। कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम, अश्वजीत, ये 5 ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश जो दिया था उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पिछले मैंने 2-3 प्रश्न आपको बताए। महापरिनिर्वाण किसको कहा गया? बुद्ध की मृत्यु को। महावीर निष्क्रमण किसको कहा गया? बुद्ध के गृह त्याग को। यहाँ पर आया है उनको जो ज्ञान बोध गया में, और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 3 प्रश्न मैं यहाँ से अलग से बताया हूँ कि अगर प्रश्न ये बन जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया, तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये उपदेश कहाँ दिया था? तो ये उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, जातक पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का और शैवों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बौद्धों का इसका सही आंसर है। जो जातक है, अगर जातक के बारे में बात करते हैं तो बुद्ध के जो पूर्व जन्म थे, पूर्व जन्मों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जातक में हमको क्या जानकारी मिलती है? तो पूर्व जन्मों की जानकारी मिलती है। बुद्ध से संबंधित जो पूर्व जन्म थे उनके बारे में हमको जातक ग्रंथ में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी पीछे मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर प्रश्न डाल दिया हूँ। महावीर निष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक और ऑप्शन डी है धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों इसका सही आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, वैशाली, नालंदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कुंडलग्राम, वैशाली इसका सही आंसर है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व लगभग वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था?
ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बिंबिसार। महावीर बुद्ध ने मगध नरेश, जो बिंबिसार था वो मगध नरेश था, के शासनकाल में उपदेश दिए। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री के साथ हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक विहार बनवाया था। बेलूवन नामक विहार बनवाया था। प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है, बेलूवन नामक विहार किसने बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनवाया था। किसके लिए? बुद्ध के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थ कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है यहाँ पर पूरा ये। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरादेव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बन गए हैं। प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्रश्न नंबर अगले की तरफ, प्रश्न नंबर 25। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो यूनानी शासक था, सेल्यूकस उसका राजदूत था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त वह प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने अंतिम समय में, अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवणबेलगोला में संलेखना, एक विधि होती है संलेखना, द्वारा मृत्यु का वरण किया था। संलेखना एक विधि होती है अपने जीवन का अंत करने की, उस विधि से इन्होंने अपने जीवन का अंत किया था। जो यहाँ पर चंद्रगुप्त आया है, चंद्रगुप्त ये वही मौर्य शासक है जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसका बी है शक संवत। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? शक संवत के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे शक कैलेंडर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शक कैलेंडर भी कहा जाता है। शक कैलेंडर किसको कहते हैं? शक संवत को ही कहा जाता है। इसकी तिथि 78 ईस्वी है। इसकी जो तिथि है, अगर हम शक संवत की जो तिथि है उसके बारे में बात करें तो 78 ईस्वी है। भारत सरकार के गजट में शक संवत का प्रयोग होता है। शक संवत का प्रयोग भारत सरकार करती है। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आता रहता है। ऑप्शन है चाणक्य, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज और सेल्यूकस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है चाणक्य इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में से विवेक एक विधि अथवा राजनीति शास्त्र संबंधित ग्रंथ है। राजनीति के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है, जिसकी रचना मौर्य युग में चाणक्य अथवा कौटिल्य ने
की थी। इसका जो दूसरा नाम था कौटिल्य भी था, उन्होंने इसकी रचना की थी। यह पुस्तक में क्या है, राजनीति से संबंधित ग्रंथ ये है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, बटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेबीलोन। बेबीलोन इसका सही आंसर है। सिकंदर की मृत्यु करीब 323 ईस्वी पूर्व 323 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में, जो आंसर में दिया हुआ है बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मैसिडोनिया या मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप का द्वितीय पुत्र था। 326 ईस्वी पूर्व में उसने भारत विजय के लिए अभियान चलाया था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत विजय का अभियान चलाया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। ऑप्शन है चरक, धनवंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है चरक। चरक इसका सही आंसर है। चरक ने एक महान ग्रंथ चरक संहिता भी लिखी तथा आयुर्वेद की जो चिकित्सा है ऐतरेय की शाखा की स्थापना भी की थी। ऐतरेय एक शाखा है आयुर्वेद की, उसकी भी स्थापना की थी। महान ग्रंथ चरक संहिता भी चरक ने लिखा था। अगर हम चरक की बात करें तो चरक कुषाणीय वंश कनिष्क के शासनकाल में महान वैद्य चरक की गणना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह के रूप में की जाती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह के रूप में की जाती है चरक की गणना। चरक कौन थे, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। आगे बढ़ते हैं। 31 प्रश्न, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। ऑप्शन है 57 वर्ष, 68 वर्ष, 135 वर्ष, 240 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 135 वर्ष। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। 78 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों में जो अंतर है 57 + 78 135 वर्षों का अंतर है। प्रश्न यहाँ पर था विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्ष का अंतर है। कैसे निकला है, 57 ईस्वी पूर्व था और ये 78 ईस्वी था, तो 57 + 78 = 135 वर्ष का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गुप्त वंश। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक करीब 40 वर्षों तक शासन किया था। करीब 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। चीनी एक यात्री था फायान, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, ये स्मिथ ने कहा था। स्मिथ एक इतिहासकार हैं, उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था, जिसके समय गुप्त साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार पर था। सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त के समय में ही गुप्त साम्राज्य का हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं मैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। वराहमिहिर थे एक महान, ऑप्शन है कवि, दार्शनिक, खगोलविद और ज्योतिष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलविद थे। 6वीं सदी के खगोल शास्त्र पर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक व्रत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका हैं। 2 पुस्तक उनकी हैं खगोल शास्त्र पर संबंधित। व्रत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। यहाँ पर प्रश्न था वराहमिहिर थे एक महान खगोलविद। अगर उनकी पुस्तकों की बात करें तो 2 पुस्तक हैं, एक तो व्रत संहिता और एक पंच सिद्धांतिका। अगर हम व्रत संहिता की बात करें तो उसमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मैं आपको पीछे बताया हूँ। ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया था। उनका जो उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थलों को देखना। फाहियान का जन्म चीन के बुआंग नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर प्रश्न था चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कब आया था? 399 ईस्वी से में आया था और करीब 414 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहा था। क्यों आया था? इसका उद्देश्य क्या था? जो बुद्ध ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करना और जो बुद्ध जिन जिन स्थानों पर गए उन स्थानों को देखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड, हिप्पोक्रेट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोटस को इतिहास का जनक, इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये एक यूनानी इतिहासकार हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उनकी एक पुस्तक आई थी हिस्टोरिका, वो हेरोडोटस द्वारा रचित थी। प्रश्न यहाँ पर बन सकता है पुस्तक हिस्टोरिका की रचना किसने की? तो पुस्तक हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी देखो हमने पीछे पढ़ा था फाहियान के बारे में। अब यहाँ पर है हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए है से स्टार्ट है, ये भी है से स्टार्ट है। तो हेनसांग हर्षवर्धन ऐसे आप याद रख सकते हो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, यशोवर्मन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाणभट्ट
किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 39, किस चोल शासक को गंगाईकोंड कहा गया? गंगाईकोंड की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन हैं राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग, मनुनिमि या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हैं, राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजेंद्र। राजेंद्र इसका सही आंसर है। राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात उनको गंगाईकोंड की उपाधि दी थी। गंगाईकोंड की उपाधि उन्होंने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है? निम्न में से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन कादम्बरी, रत्नावली, 10 कुमार चरित्रम। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, रत्नावली। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका दूसरा लिखा था रत्नावली, तीसरा लिखा था नागानंद। यहाँ पर जो ऑप्शन थे उनमें रत्नावली है, तो इसका सही आंसर रत्नावली। प्रश्न था निम्न में से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है? रत्नावली इसका सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पर मैं 40 प्रश्न करा चुका हूँ। ये श्रृंखला 1000 क्वेश्चनों की रहेगी और ये आज की हमारी पहली क्लास है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी और मैं आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से क्लास अच्छी लगी होगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया था। तो आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारा यूट्यूब चैनल है NR करंट GK क्लासेज के नाम से उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसकी जो PDF है आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो की जो PDF है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिए धन्यवाद।